हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से हम लोग यहां पर शुरू कर चुके हैं एक नई सीरीज, और अब बारी है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की। इसको लेकर 5 डेज 5 टेस्ट की सीरीज हम यहां पर करवाने जा रहे हैं, जिसका आज है डे 1। हर एक सीरीज में 40 क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, यानी बेस्ट 40 क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो सेम टू सेम आपको एग्जाम में मिले, वो क्वेश्चंस जो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में पूछे जाएंगे, वैसे ही क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। और आज है इसका डे 1। उम्मीद करते हैं कि आप डे 1 से लेकर डे 5 तक सभी सीरीज को देखेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे उनको नोट डाउन भी करेंगे और उनको एग्जाम में याद भी रखेंगे, क्योंकि अगर याद रखेंगे तभी तो स्कोर करेंगे 40 में 40। तो यहां पर हमारा जो टारगेट है वो है 40 क्वेश्चंस में से अगेन 36 क्वेश्चन तक सही करना। तो क्या हम इस बार भी 40 में से 36 प्लस क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे, जैसे आईबीपीएस आरआरबी पीओ के एग्जाम में किया? तो पीओ में कर सकते हैं तो क्लर्क में भी कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक गाइस। तो आज के सेशन में अगेन बेस्ट 40 क्वेश्चंस आने जा रहे हैं आपके सामने। साथ ही साथ हम यह भी बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे वो आरबीआई असिस्टेंट हो, आईबीपीएस आरआरबी पीओ या आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए अभी से तैयार करना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स से बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। ये कोर्स है फुल कंप्यूटर का कोर्स, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट नॉलेज आपको यहां पर मिलेगी। किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स से कनेक्ट करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा और फिर वहां पर आपको मिल जाएगा ये कोर्स। ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी कंफ्यूजन है तो उसके रिगार्डिंग आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। हाउ टू स्पेसिफाई द सेल रेंज फ्रॉम A9 टू A99 इन MS Excel 365। बताइए मुझे, MS Excel 365 में A9 से A99 तक सेल रेंज कैसे निर्दिष्ट करेंगे? यहां पर बात हो रही है सेल रेंज की। जब भी हम सेल रेंज की बात करते हैं तो हमारा आंसर किस में आता है? कॉलन में आता है। तो फटाफट हम देख लेंगे ऑप्शंस में, क्या कहीं पर कॉलन गिवन है? बिल्कुल गिवन है, दैट इज A9 कॉलन A99, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट वन। तो रेंज के लिए क्या हम ढूंढेंगे? कॉलन। नेक्स्ट, in MS Excel to add the numeric values in column D from rows D10 to D15, the formula that should be used is। बताइए, MS Excel में कॉलम D में पंक्तियों D10 से D15 तक संख्यात्मक मान जोड़ने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए एक बार और बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। हमने देखा यहां पर लिखा है फ्रॉम रोज D10 टू D15। इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी रेंज की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में भी D10 से लेकर D15 सेल तक बात हो रही है, और रेंज के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कॉलन का। यानी फिर से हम देखेंगे कॉलन, हमें मिल गया ऑप्शन नंबर 3 में, इज इक्वल्स टू सम D10 कॉलन D15 इज द राइट वन। ये दोनों ही क्वेश्चन आईबीपीएस के फेवरेट क्वेश्चन हैं। या तो क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, क्वेश्चन 3, डैश ऑप्शंस हेल्प्स यू टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट। डैश विकल्प आपको अधूरे ईमेल को भेजे बिना सहेजने में मदद करता है। इसका मतलब कि आपने मेल लिख तो लिया है लेकिन अभी सेंड नहीं किया है, तो
आपने जो मेल लिखा है और सेंड नहीं किया है वो कहां पर स्टोर होगा गाइस? इनबॉक्स में, सेव एज ड्राफ्ट में, सेंड आइटम्स में, ट्रैश में या कंपोज में? वेरी गुड, हम जानते हैं जिस मेल को हम लिखते हैं और सेंड नहीं करते हैं वो हमारा जाता है ड्राफ्ट में। तो आंसर क्या होगा? सेव एज ड्राफ्ट इज द करेक्ट आंसर। जबकि इनबॉक्स में वो मेल्स रहते हैं जो हमें रिसीव होते हैं, सेंट आइटम्स वो मेल जिनको हम सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं, ट्रैश मतलब जब हम किसी भी मेल को डिलीट कर देते हैं तो वो मेल 30 डेज तक जिस फोल्डर में रहता है वो फोल्डर है ट्रैश। कंपोज क्या है? जब हम किसी मेल को लिखते हैं, लिखने के लिए हम किस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं? तो वो ऑप्शन है कंपोज मेल। क्लियर? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स इन एन ईमेल इज डैश दैट इंक्लूड्स 2, CC एंड BCC ऑल टुगेदर। बताइए, किसी ईमेल में प्राप्तकर्ताओं की अधिकतम संख्या डैश है जिसमें 2, CC और BCC सभी शामिल हैं। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? हम क्या करते हैं कि अगर हमें बहुत सारे लोगों को मेल भेजना है ना, सपोज करिए हमारे 50 फ्रेंड्स हैं, हम 50 दोस्तों को एक साथ मेल कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, CC में रख के भी कर सकते हैं और BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी में भी रख के कर सकते हैं। कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी 2। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है एक समय में कितने रेसिपिएंट्स तक मेल भेजा जा सकता है, 2, CC या BCC? तो तीनों को अगर हम मिला लें तो इनकी लिमिट होती है 100। 100 कैंडिडेट्स को एक बारी में हम मेल भेज सकते हैं। तो आंसर क्या होगा गाइज? 100 इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेसिपिएंट इन एन ईमेल इज 100 दैट इंक्लूड्स 2, CC, BCC, यानी तीनों को मिला के जो मैक्सिमम लिमिट हो सकती है वो कितनी है? 100 है। या फिर हम 2 में भी 100 रख सकते हैं, CC, BCC में भी 100 रख सकते हैं, लेकिन तीनों के कॉम्बिनेशन में 100 से ज्यादा एक बारी में नहीं रखा जा सकता। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या हम 100 से ज्यादा भी रख सकते हैं? रख सकते हैं, लेकिन उसकी गारंटी ईमेल या कोई भी मेल नहीं लेता। इसीलिए आंसर हमेशा क्या होगा इस केस में? 100 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, to use the exact same font type, size and color in the title of all the slides in a PowerPoint presentation, you will। PowerPoint presentation में सभी स्लाइडों के शीर्षक में बिल्कुल समान फॉन्ट प्रकार, आकार और रंग का उपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे? मैंने इस क्वेश्चन में देखा लिखा हुआ था सेम फॉन्ट टाइप। सेम यानी सभी का फॉन्ट टाइप भी सेम हो, साइज भी सेम हो और कलर भी सेम हो। सभी का यानी जितनी भी स्लाइड होंगी उनका सब कुछ सेम होगा। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? मास्टर का। मास्टर में किसका? फाइल मास्टर का या स्लाइड मास्टर का? तो आपने कहा सर हमें पता है फाइल मास्टर तो पावर पॉइंट में कुछ नहीं होता, स्लाइड मास्टर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज यूजिंग द स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर का यूज करके हम एग्जैक्ट सभी स्लाइड्स में सेम फॉन्ट, सेम साइज, सेम कलर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जरूर। बताइए, प्रेस डैश ऑन विंडोज टू ओपन अ न्यू इनकॉग्निटो ब्राउजर विंडो इन क्रोम। क्रोम में यानी गूगल क्रोम ब्राउजर में एक नई गुप्त ब्राउजर विंडो खोलने के लिए विंडोज पर क्या दबाएं? हम जानते हैं कि गूगल क्रोम में एक फैसिलिटी दी हुई है और उस फैसिलिटी को बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड का मतलब एनोनिमस मोड या प्राइवेट मोड,
जिसमें हमारी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती, हम प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, हम प्राइवेट किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनकॉग्निटो मोड। और इसको ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एन। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कंट्रोल शिफ्ट एन दबाने पर क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाने पर विंडोज यानी गूगल क्रोम के केस में इनकॉग्निटो मोड वाली विंडो ओपन हो जाएगी, है ना। याद रखिएगा, दोनों तरफ से इनकॉग्निटो मोड, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, ओपन इनकॉग्निटो मोड। वेरी गुड। Which of the following is mainly used for कैशे मेमोरी? निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्य रूप से कैशे मेमोरी के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं ब्लू रे डिस्क, डी रैम, डीवीडी, फ्लैश मेमोरी या एस रैम। हम जानते हैं कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर। रजिस्टर के बाद दूसरे नंबर पे फास्टेस्ट है कैशे, तीसरे नंबर पर है रैम, और रैम के बाद फिर आ जाएगी हमारी सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बाद आप कह सकते हैं एसएसडी, है ना। एसएसडी और हार्ड डिस्क में कौन सी फास्ट है, तो आंसर है एसएसडी इज फास्टेस्ट विद कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क। अगर हम हार्ड डिस्क और एसएसडी में कंपेयर करें तो एसएसडी हमारी ज्यादा फास्ट होती है, आप जानते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कैश मेमोरी को बनाते हैं किसकी मदद से, स्टैटिक रैम की मदद से। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा गाइस, स्टैटिक रैम। याद रखिएगा, कभी भी अगर स्टैटिक रैम दिया हो तो उसका रिलेशन किससे है, कैश मेमोरी से। और डायनेमिक रैम क्या है, डायनेमिक रैम वो रैम है जो हमारे और आपके लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में मिलती है, दैट रैम इज कॉल्ड डायनेमिक रैम। तो अगर पूछा जाएगा कि गैजेट्स में आमतौर पर कौन सी रैम यूज होती है, तो आंसर हो जाएगा डायनेमिक रैम। कैश मेमोरी किसकी मदद से बनाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा स्टैटिक रैम। ब्लू रे डिस्क क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। हर एक लेयर पर 25 जीबी डेटा स्टोर किया जा सकता है ब्लू रे डिस्क पर। तो सिंगल लेयर के केस में 25 जीबी, डुअल लेयर के केस में 50 जीबी मैक्सिमम स्टोरेज। डी रैम पता ही है आपको, अभी मैंने बताया आपको। डीवीडी क्या है, सीडी और डीवीडी ये ऑप्टिकल मेमोरी के पार्ट्स हैं जिन्हें हम ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क ये सब हमारी ऑप्टिकल डिस्क में आती हैं। फ्लैश मेमोरी क्या है, तो आप जानते होंगे कि फ्लैश मेमोरी क्या है, ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एडवांस्ड फॉर्म है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में 3 तरीके की मेमोरीज आती हैं, कौन कौन सी, पेन ड्राइव, एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ये तीनों हमारी कैसी हैं, फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल created by a website stored in the user's computer temporarily for that session is called। किसी वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में अस्थायी रूप से संग्रहित होती है, उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। हाइपरलिंक, प्लगइन, होम पेज, कुकी या कैशे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सोचिए। आपने कहा सर बहुत क्लियर है, स्मॉल टेक्स्ट फाइल है, ये कुकीज हैं, क्योंकि कुकीज को ही स्मॉल टेक्स्ट फाइल कहते हैं, जिसे सेंड करती है वेबसाइट यानी सर्वर, स्टोर होती है कहां पर, ब्राउजर में या क्लाइंट में। तो ये क्या कहलाती है गाइस, दैट इज कॉल्ड कुकीज। ये क्या करती हैं, कुकीज ट्रैक करती हैं सारी इंफॉर्मेशन को जो भी हम इंटरनेट पर करते हैं। तो कुकीज मेनली ट्रैक all the information like username, password, all the activities which we can perform over the internet। जो भी एक्टिविटीज इंटरनेट पर परफॉर्म की जाती है उसकी पूरी रिपोर्ट मेंटेन करती है कुकीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी, आ गया क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, सॉलिड स्टेट ड्राइव या बोथ 2 एंड 3? क्या होगा करेक्ट आंसर? सोचिए फटाफट। मैंने आपको कई बार बताया है कि फास्टेस्ट मेमोरी के केस में आंसर होगा रजिस्टर। क्या दिया है? नहीं दिया। अगर रजिस्टर नहीं दिया तो आंसर क्या होगा? कैश मेमोरी। क्या दिया है? बिल्कुल दिया है। आंख बंद करके लगा दीजिए, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर आंख खोल के चेक कर लीजिएगा, गलत जगह टिक तो नहीं लगा दिया है। तो आंख खोलनी बहुत जरूरी है, बंद ना रह जाए कहीं, है ना। तो दैट इज कैशे मेमोरी। अच्छा, ऑक्सिलरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ऑक्सिलरी कहें या सेकेंडरी मेमोरी कहें, बात एक ही है। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आ सकता है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सीक्रेटली ब्राउज इन गूगल क्रोम? गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। न्यू टैब का, न्यू विंडो का, न्यू इनकॉग्निटो विंडो का, बुकमार्क का या प्लगइन का? अगर हम गूगल क्रोम में चाहते हैं कि सीक्रेट ब्राउजिंग करें, प्राइवेट ब्राउजिंग करें या एनोनिमस तरीके से ब्राउजिंग करें, तो हमें ओपन करना होगा कंट्रोल शिफ्ट एन की मदद से न्यू इनकॉग्निटो विंडो को। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड। अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने कि इनकॉग्निटो विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एन है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर? ये तो आप गलती से भी गलती नहीं करेंगे, इतना आसान क्वेश्चन है। बताइए, स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? तो हम जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर ये फोर्थ जनरेशन का पार्ट है। फोर्थ जनरेशन में किसका यूज होता है? माइक्रो प्रोसेसर का। और माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का पार्ट है? तो आंसर होगा फोर्थ जनरेशन। दोनों तरफ से याद रखने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 belongs to which computer generation? लिख के रख लो कि कंप्यूटर पूछा ही जाएगा इस बार एग्जाम में जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 या CDC 3600 किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? और आंसर है ये सब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये नाम याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, विच कंपनी इज निकनेम्ड बिग ब्लू? किस कंपनी का उपनाम बिग ब्लू है? TCS, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या गूगल? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर गाइस? सोचिए। बिग ब्लू यानी एक ऐसी कंपनी जो भारी डेटाबेस को मेंटेन करती है, एक ऐसी कंपनी जो आईटी सेक्टर में सबसे पुरानी कंपनी है। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दिस कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि IBM कंपनी का दूसरा निकनेम क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज बिग ब्लू। इसको बिग ब्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि IBM ने सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट निकाला, और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है हैवी अमाउंट ऑफ डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए। तो याद रखिएगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर इज यूज्ड टू मेंटेन हैवी अमाउंट ऑफ डेटाबेस। बड़े बड़े डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए मेन फ्रेम्स कंप्यूटर का यूज करते हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट जिस कंपनी ने लागू किया सबसे पहले,
That company is called IBM. Next, which was the first ever web server software? अब तक का पहला वेब सर्वर सॉफ्टवेयर कौन सा था? फर्स्ट करके क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, खास तौर पे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में। पहला सर्च इंजन, पहला वायरस, पहला सुपर कंप्यूटर, पहला इंटरनेट, पहला आईपी, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं और ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। फर्स्ट एवर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, GWS, IIS 5.0, CERN, HTTPD, NGINX या आर्ची? करेक्ट आंसर होगा सबसे पहला वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है CERN HTTPD। ये है आपका सबसे पहला वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, CERN HTTPD। नेक्स्ट, कैशे मेमोरी इज डैश एक्सेस मेमोरी। हम जानते हैं दूसरे नंबर की फास्टेस्ट मेमोरी है कैशे मेमोरी। अगर डेटा कैशे मेमोरी में मिल गया तो हिट बोला जाता है, और अगर डेटा कैशे मेमोरी में नहीं मिला तो इसे मिस बोला जाता है। तो बताइए कैश मेमोरी किस तरीके की एक्सेस मेमोरी है? यहां पर डेटा को निकालने के लिए सीक्वेंस का यूज होता है, रैंडम का, शॉर्ट एक्सेस का, ऑल ऑफ दीज का या नन ऑफ दीज का? करेक्ट आंसर है रैंडम एक्सेस। सभी मेमोरीज ज्यादातर रैंडम एक्सेस ही होती हैं। किसको छोड़कर? मैग्नेटिक टेप को छोड़कर, क्योंकि मैग्नेटिक टेप होती है सीक्वेंशियल एक्सेस। जबकि मैग्नेटिक टेप को छोड़कर किसी भी मेमोरी के बारे में बात करें तो वो कैसी होंगी गाइस? रैंडम एक्सेस। रैंडम मतलब कहीं से भी डेटा को उठा ले, कहीं से भी कुछ भी डेटा फेच कर दे, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, which of the following component of CPU is responsible to direct the system to execute the instructions? CPU का निम्नलिखित में से कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशों को निष्पादित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? और हम जानते हैं जितनी भी कंट्रोलिंग की जाती है सीपीयू में वो सब की जाती है कंट्रोल यूनिट की मदद से। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट द सिस्टम, एग्जीक्यूशन ऑफ द सिस्टम, कंट्रोलिंग ऑफ द सिस्टम, मॉनिटरिंग द सिस्टम, द आंसर इज कंट्रोल यूनिट। एएलयू रिस्पॉन्सिबल है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के लिए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर हम जानते हैं सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनी है। तो अगर पूछा जाए कि रजिस्टर इज मेड अप ऑफ व्हाट, तो आंसर क्या होगा गाइस? फ्लिप फ्लॉप इज द करेक्ट आंसर। रैम और रोम के बारे में तो हम जानते ही हैं, ये दोनों सेमीकंडक्टर मेमोरीज के एग्जाम्पल हैं। रैम और रोम दोनों ही प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। रैम जहां पर टेम्परेरी है वहीं पर रोम हमारी परमानेंट है। रैम वोलाटाइल है और रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट, बताइए द 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ कनेक्शन टू इंटरनेट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इंटरनेट से कनेक्शन की 3 बुनियादी श्रेणियों में निम्न को छोड़कर सभी शामिल हैं: डायरेक्ट सैटेलाइट, डायल अप, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, डायरेक्ट कनेक्शंस या 1, 2 एंड 3। सोचिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। कह रहा है 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ कनेक्शन टू इंटरनेट इंक्लूड। तो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए सैटेलाइट का भी यूज किया जा सकता है, डायल अप कनेक्शंस जो कि पुराने तरीके के स्लोएस्ट कनेक्शंस हैं जिनको टेलीफोन लाइन कनेक्शंस भी बोलते हैं, जहां पर मॉडेम्स का यूज होता है, ओल्डेस्ट कनेक्शंस, डायल अप कनेक्शन, हाई स्पीड कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ये तीनों तो सही हैं, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन कुछ नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? दैट इज द इनकरेक्ट वन। इंटरनेट से कनेक्शन की
तीन बुनियादी जो श्रेणियां हैं वो क्या क्या हैं? डायरेक्ट सैटेलाइट, डायल अप और ब्रॉडबैंड। जबकि डायरेक्ट कनेक्शन कोई भी तरीके का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू यूजर कंप्यूटर इज कॉल्ड। इंटरनेट से उपयोगकर्ता कंप्यूटर में फाइलें स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। हम जानते हैं कि अपलोडिंग की बात हो या डाउनलोडिंग की, ये दोनों चीजें एफटीपी की मदद से की जाती हैं, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग पर्पस। ये बात हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या ये बात भी जानते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू यूजर कंप्यूटर, इंटरनेट से कंप्यूटर पर फाइल को लोड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हमारे कंप्यूटर में फाइल्स कब आती हैं? जब हम उसको क्या करते हैं गाइस? डाउनलोड कर लेते हैं। तो कंप्यूटर पर लाने के लिए डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डाउनलोडिंग इज द राइट वन। इसी का उल्टा अगर पूछा जाए, कंप्यूटर से इंटरनेट पर ट्रांसफर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर टू द इंटरनेट? तो दैट इज कॉल्ड अपलोडिंग। इंटरनेट पर हम फाइल्स को क्या करते हैं? अपलोड करते हैं, है ना। जैसे व्हाट्सएप पर डीपी, फेसबुक पर कोई भी इमेजेस या वीडियोस, इन सबको अपलोड किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? क्वेश्चन है तो बहुत बेसिक सा, लेकिन कैंडिडेट्स गलत कर देते हैं। ऑप्शंस देखिए, बिंग, आस्क, याहू, सफारी या डगडगो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो हम जानते हैं सर्च इंजन का काम क्या होता है? सर्च करना। जिस वेबसाइट को हम ओपन करते हैं, जैसे google.com एक सर्च इंजन है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, आस्क सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, डगडगो भी प्राइवेट सर्च इंजन है, लेकिन सफारी एक ब्राउजर है। और किस कंपनी का है? वेरी गुड, एप्पल का ब्राउजर है, दैट इज सफारी। तो करेक्ट आंसर होगा सफारी इज नॉट अ सर्च इंजन बिकॉज इट इज अ ब्राउजर ऑफ एप्पल कंपनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषाओं की श्रेणी में संबंधित है? फोर्थ जनरेशन, मशीन, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज या ऑल ऑफ दीज? फर्स्ट जनरेशन में आता है हमारा क्या? मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, जो 0-1 के फॉर्मेट में होती है। सेकेंड जनरेशन में आती है क्या? असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट में क्या हो गया? बाइनरी और मशीन, सेकंड में हो गया असेंबली, थर्ड में हो गया सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली लैंग्वेजेस, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक, है ना। ये सब हमारी किस में आ जाएंगी? थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में आती है डेटाबेस लैंग्वेज, जैसे एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेरी लैंग्वेज इज दी करेक्ट आंसर। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच फेज इज नॉट इंक्लूडेड इन वायरस लाइफ साइकिल? वायरस जीवन चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं है? जब भी हमारे कंप्यूटर में वायरस का अटैक होता है तो क्या होता है? सबसे पहले वायरस धीरे से एंटर करता है। एंटर होने के बाद वो फाइल्स को रेप्लिकेट करना शुरू करता है ना, उसकी कॉपीज बनाना शुरू करता है, और फिर धीरे धीरे हमारे सिस्टम की स्पीड को स्लो कर देता है और हमें लगता है कि वायरस आ चुका है ना, यही होता है। तो कौन सी इसकी स्टेजेस होती हैं वायरस की? डोरमेंट, ट्रिगरिंग और एग्जीक्यूशन, ये स्टेजेस हैं, जबकि स्टार्ट कोई स्टेज नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा स्टार्ट इज नॉट अ स्टेज, वेयर एज डोरमेंट, ट्रिगरिंग, एग्जीक्यूशन, these are the stages of virus life cycle। अगर हम बात करें वायरस की स्टेजेस की, तो पहली स्टेज होती है डोरमेंट फेज। डोरमेंट का मतलब
जहां पर वायरस सिर्फ आता है और आइडल बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है। द वायरस इज आइडल, दैट इज कॉल्ड डोरमेंट फेज। प्रोपोगेशन फेज का मतलब, प्रोपोगेशन फेज में जाकर वायरस क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, कॉपीज क्रिएट करता है ना, अपनी कई सारी कॉपीज बना देगा। ट्रिगरिंग फेज, ट्रिगर का मतलब ये वो फेज होता है जहां पर वायरस ट्रिगर करता है। द वायरस इज एक्टिवेटेड टू परफॉर्म द फंक्शन फॉर विच इट वॉज इंटेंडेड। जिसलिए वो वायरस बनाया गया था वो अपने पर्पस को पूरा करता है, यानी ट्रिगर करता है। और लास्ट है आपका एग्जीक्यूशन फेज। द वायरस फंक्शन इज परफॉर्म्ड, यहां पर वायरस सिस्टम को पूरी तरीके से स्लो कर चुका होता है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन फेज। तो याद रखिएगा कि वायरस के 4 इंपॉर्टेंट फेज होते हैं, डोरमेंट, प्रोपोगेशन, ट्रिगरिंग और एग्जीक्यूशन। कैसे याद करें, व्हाट्सएप की डीपी होती है ना, तो डी और पी हो गया, और फिर डीपी लगाते लगाते चाय पिएंगे, चाय का मतलब टी, टी का मतलब टीई, ए हटा दो, क्या बचा टीई। तो ट्रिगरिंग और एग्जीक्यूशन, यानी डीपी लगाते लगाते चाय पिएंगे, ए हटा देंगे उसमें, तो क्या हो जाएगा, डी मतलब डोरमेंट, पी मतलब प्रोपोगेशन, टी मतलब ट्रिगरिंग और ई मतलब एग्जीक्यूशन। डीपीटी, ये 4 फेज होते हैं वायरस की। यहां पर क्या था, डोरमेंट था, ट्रिगरिंग था, एग्जीक्यूशन था। स्टार्ट नहीं होगा, वेरी गुड। Dash is a type of malware that disguises itself as legitimate code और सॉफ्टवेयर। डैश एक प्रकार का मैलवेयर है जो स्वयं को डिसगाइजेज इटसेल्फ, जो स्वयं को वैध कोड बताता है, लिजिटिमेट बताता है। वैध मतलब लिजिटिमेट कोड, या सॉफ्टवेयर के रूप में अपने आप को डिस्प्ले करता है कि मैं बहुत वैध हूं। वैध का मतलब लिजिटिमेट या वैलिड भी बोल सकते हैं। ऐसे मैलवेयर को क्या बोलते हैं, जो अपने आप को बड़ा शरीफ दिखाता है, दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में, लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। या तो क्वेश्चन में दिया होगा प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, जो अपने आप को बहुत शरीफ दिखाता है लेकिन होता नहीं, या डिसगाइजेज इटसेल्फ एज लेजिटिमेट कोड और सॉफ्टवेयर, जो अपने आप को वैध कोड साबित करता है लेकिन होता नहीं, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट, डैश इज द एक्ट ऑफ हैकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर पॉलिटिकली और सोशली मोटिवेटेड पर्पस। सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं जो क्लर्क में देखने को मिलेंगे, गारंटी। अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन, बताइए, डैश राजनीतिक या सामाजिक रूप से प्रेरित उद्देश्य के लिए कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना क्या कहलाता है। डैश इज द एक्ट ऑफ हैकिंग, ये हैकिंग का एक प्रकार है। अ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है, पॉलिटिकली और सोशली मोटिवेटेड पर्पस, या तो वो पॉलिटिकल पर्पस होगा या सामाजिक तरीके से कोई मोटिवेशन उसको मिल रहा होगा हैक करने के लिए। इस तरीके की हैकिंग को क्या बोला जाता है, रैंसमवेयर, फिशिंग, स्निफिंग, स्पूफिंग या हैक्टिविज्म। याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड हैक्टिविज्म। जहां पर भी क्वेश्चन में पॉलिटिकल शब्द यूज हो जाए या सोशल मोटिवेशन शब्द यूज हो जाए, वहां पर आंसर क्या होगा, हैक्टिविज्म होगा। हैकिंग है तो हैक से उठाइए हैक और आगे लगा दीजिए टिविज्म, और टिविज्म का यूज कब करेंगे, यानी हैक्टिविज्म कब आंसर देंगे, जब क्वेश्चन में पॉलिटिकल शब्द यूज हो, सोशल शब्द यूज हो, मोटिवेशन यूज हो और हैकिंग का इस्तेमाल किया जाए, तो आंसर हो जाएगा हैक्टिविज्म। वेरी गुड। इन एमएस वर्ड, डैश व्यू शोज formatting such as line spacing, font, point size and italic। कह रहा है एमएस वर्ड में व्यू लाइन, स्पेसिंग, फॉन्ट, पॉइंट साइज
और इटैलिक जैसी फॉर्मेटिंग को दिखाता है, उस लेआउट को क्या बोलते हैं? वेब लेआउट, नॉर्मल लेआउट, रीडिंग लेआउट, प्रिंट लेआउट या ऑल ऑफ दीज? ऐसा लेआउट जहां पर आपको फॉर्मेटिंग दिखती है, लाइन में स्पेसिंग दिख जाती है, आप फॉन्ट कम ज्यादा कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर बदल सकते हैं, फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये सब तो हम कर ही सकते हैं ना। और ये जब हम कर सकते हैं तो इसका मतलब ये एक नॉर्मल व्यू है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉर्मल। जब हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो वहां पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का साइज, इटैलिक, ये सब किया जा सकता है। कौन सी नई बात है? लेकिन क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम कर दिया है जैसे पता नहीं क्या ही हो, है ना। तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लेआउट व्यू। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, यानी ऑड वन आउट है, इनमें से कोई अलग है? बताइए। एंड्रॉइड, बड़ा, डीओएस, सिम्बियन या आईओएस? तो इनमें से सबसे अलग कौन है भाई? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, बड़ा ये भी सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीओएस ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। सिम्बियन ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, नोकिया का सिम्बियन। आईओएस एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल का एंड्रॉइड है। तो ये सभी तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें अलग क्या है? अलग ये है, एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बड़ा अब नहीं आता है ये, लेकिन ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था। सिम्बियन भी मोबाइल सपोर्टेड है, आईओएस भी मोबाइल सपोर्टेड है, यानी स्मार्टफोन सपोर्टेड है। लेकिन डॉस ये स्मार्टफोन या मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता, ये कहां सपोर्ट करता है? ये पीसी को सपोर्ट करने वाला है ना। यानी ये मोबाइल स्पेसिफिक नहीं है, ये डेस्कटॉप स्पेसिफिक है। तो ऑड हमें मिल चुका है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट का डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस, जो कि एक सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। दिस इज अ टाइप ऑफ अ सीयूआई बेस्ड। नेक्स्ट, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रैम इज? रैम का प्रमुख नुकसान क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? बताइए। इट्स एक्सेस स्पीड इज टू स्लो। क्या रैम की जो स्पीड है वो स्लो है? ना ना, रैम तो फास्टेस्ट में आती है ना। रजिस्टर, फिर कैशे, फिर रैम, तो रैम स्लो तो है नहीं, रैम फास्टेस्ट है। इट्स मैट्रिक साइज इज टू बिग। क्या रैम का मैट्रिक साइज बहुत ज्यादा है? ना, रैम का जो साइज है वो तो स्मॉल है, क्योंकि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, तो स्मॉलेस्ट साइज है यही। इट इज वोलाटाइल। क्या रैम एक वोलाटाइल है? हाँ बिल्कुल, एक टेम्परेरी है। क्या ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है? यस, रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, एक टेम्परेरी है, ये इसका डिसएडवांटेज है, कह सकते हैं, है ना। हाई पावर कंजप्शन बिल्कुल नहीं, तो हमें मिल चुका है करेक्ट आंसर, दैट इज इट इज वोलाटाइल इन नेचर। ईथरनेट स्टैंडर्ड इज फॉर डैश एंड इट्स IEEE स्टैंडर्ड इज डैश। ईथरनेट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। याद रखिएगा, ईथरनेट बोला जाता है किसको? केबल को। जो वायर्स होती हैं, जो केबल होती हैं, उन्हें बोलते हैं ईथरनेट केबल, है ना, लैन केबल। तो कह रहा है ईथरनेट स्टैंडर्ड इज फॉर, ईथरनेट का जो स्टैंडर्ड है वो किसके लिए है? मिल गया आपको आंसर, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए है। क्योंकि मैन और वैन के केस में केबल का इस्तेमाल तो कर नहीं पाएंगे, कहां पर कर पाएंगे? लोकल एरिया नेटवर्क के केस में। एंड इट्स IEEE स्टैंडर्ड इज, और इसका IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है? तो IEEE स्टैंडर्ड होगा IEEE 802.3, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही चीजें यहां पर सेटिस्फाई हो रही हैं, तो फर्स्ट लगा दो करेक्ट जवाब। वेरी गुड। Among these which is not a fiber optic connector? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कनेक्टर से जरूर क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। जैसे हमने आपको पहले भी बताया है, RJ45 कनेक्टर, RJ11 कनेक्टर। RJ45 का यूज कहां होता है? तो आप जानते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल के केस में, लैन केबल के केस में जो कनेक्टर यूज होगा, या ईथरनेट केबल के केस में जो कनेक्टर यूज होता है वो है RJ45। टेलीफोन लाइंस के केस में जो कनेक्टर यूज होता है वो है RJ11।
और यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, among these which is not a fiber optic connector। फाइबर ऑप्टिक केबल जो कि सबसे फास्टेस्ट केबल मानी जाती है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में भी आपके घरों में जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होंगे वहां पर भी इसी केबल का यूज होता है, फाइबर ऑप्टिक। इनमें से कौन सी फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर नहीं है? एससी कनेक्टर, एसटी कनेक्टर, एलसी कनेक्टर, एफसी कनेक्टर, ये सब आपके फाइबर ऑप्टिक हैं, लेकिन RJ45 कनेक्टर ये फाइबर ऑप्टिक की कैटेगरी में नहीं आता। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यह नहीं याद रखना है कि कौन सा फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर नहीं है, आपको यह भी याद रखना है कि फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो आंसर है एससी कनेक्टर, है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इससे याद रख सकते हैं। एससी कनेक्टर, एसटी कनेक्टर, एलसी कनेक्टर, एफसी कनेक्टर, तो ये सारे आपके क्या हो गए, फाइबर ऑप्टिक के कनेक्टर्स जो आपके सामने गिवन है। ज्यादातर अब हम लोग एससी एसटी का ही यूज करते हैं, है ना। आप लोग अपने ब्रॉडबैंड में देखिएगा वहां पर यही कनेक्टर लगे होंगे, है ना। शायद ये फोटो देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। यस, वेरी गुड। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक डैश प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क डीफ्रैगमेंटर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, प्रोप्राइटरी या ऑल ऑफ दीज। माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है क्या ये फ्री है या पेड है, बताइए मुझे। आप बिल्कुल सही पहुंच गए, आपने कहा सर माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज फ्री तो नहीं है, ये पेड है, क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर में आते हैं एंड्रॉइड, है ना, ये आपका ओपन सोर्स है, फ्री है। लाइनेक्स ओपन सोर्स है, फ्री है। लेकिन विंडोज क्या है, ये पेड है, इसका कोई मालिक है, और जिसका कोई होता है मालिक उसे बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यानी मालिकाना हक, यानी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो फोर्थ इज दी करेक्ट वन। डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं कि हार्ड डिस्क की स्पेस को बढ़ाने के लिए, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, यूज्ड स्पेस को एक तरफ और अनयूज्ड स्पेस को एक तरफ करने के लिए जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज होता है दैट इज कॉल्ड डिस्क डीफ्रैगमेंटर। तो डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम की परफॉर्मेंस यानी हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। फ्रीवेयर मतलब जो बिल्कुल मुफ्त सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे VLC मीडिया प्लेयर्स या ब्राउजर्स, इनको फ्रीवेयर बोलते हैं। शेयरवेयर का मतलब जो स्टार्टिंग में फ्री हैं लेकिन बाद में पेड हैं। दो सॉफ्टवेयर्स विच आर फ्री प्रायर बट पेड आफ्टरवर्ड्स आर कॉल्ड शेयरवेयर। जैसे एंटीवायरस, कुछ समय के लिए आपको ये फ्री में मिल जाएगा, है ना, ट्रायल करने के लिए, ट्रायल वेयर भी बोलते हैं इनको, है ना, ताकि आप इसको यूज करके देख लें और फिर बाद में ये पेमेंट मांगेगा, दैट इज शेयरवेयर। प्रोप्राइटरी मतलब जो पूरे तरीके से पेड हो, दैट इज प्रोप्राइटरी। ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री है और उसमें एडिटिंग भी पॉसिबल है, दैट इज फ्री एंड एडिटिंग इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना। जैसे ओपन सोर्स ब्राउजर की बात करें तो गूगल का क्रोमियम, मोजिला फायरफॉक्स, ये आपके ओपन सोर्स ब्राउजर्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज कैन मेक द इंटरनेट डाउनलोडिंग सेफर। निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता इंटरनेट डाउनलोडिंग को अधिक सुरक्षित बना सकती है? सोचिए, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी का मतलब हम जानते हैं कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने वाले सॉफ्टवेयर्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन ये क्या कर रही है, ये सॉफ्टवेयर्स इंटरनेट डाउनलोडिंग को सेफ बना रहे हैं। डाउनलोडिंग सेफ मतलब इंटरनेट को सुरक्षित करने के लिए किसका यूज करते हैं, एंटीवायरस का। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, एंटीवायरस, जो कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और इसका इस्तेमाल करके हम इंटरनेट पर जो भी डाउनलोडिंग है उसको सेव कर सकते हैं। समझ में आया? नो डाउट डिस्क डीफ्रैगमेंटर भी यूटिलिटी, विनजिप भी यूटिलिटी, ये भी यूटिलिटीज हैं, लेकिन डीफ्रैगमेंटर और विनजिप का यूज करके इंटरनेट में डाउनलोडिंग सेव तो करते नहीं है। तो डाउनलोडिंग को सुरक्षित कर सकते हैं किसके थ्रू, इंटरनेट को सुरक्षित कर सकते हैं किसके थ्रू, एंटीवायरस के थ्रू।
दैट इज द करेक्ट वन, वेरी गुड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फायरवॉल? फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे स्टेटमेंट वाले। इट डिलीट्स ऑल सस्पिशियस फाइल्स, it add new database to the computer, it clear all the previous data from the computer, it create a strong barrier to protect the computer from outside threat, या all of these। पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि फायरवॉल का यूज हम क्यों करेंगे। इट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बैरियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर यानी रुकावट क्रिएट करता है आउटसाइड थ्रेट से, यानी बाहरी नुकसान से बचाता है या रोक देता है ऐसे सिग्नल्स को जो अनवांटेड सिग्नल्स हैं। तो दैट इज कॉल्ड फायरवॉल। ये हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? दोनों है, याद रखिएगा। फायरवॉल इज द कनेक्शन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ के फोन? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही में बड़ा सुर्खियों में भी रहा है ये क्वेश्चन, है ना, क्योंकि अगर आप जीए पढ़ते होंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे इससे। KFON का पूर्ण रूप क्या है? केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, केरल फ्यूचर ऑप्टिक नेटवर्क, केरल फ्यूचर ओपन नेटवर्किंग, कर्नल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्किंग, किलोबाइट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। करेक्ट आंसर है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लर्क के पेपर में ये जो फुल फॉर्म्स हैं ये बहुत आती हैं, शॉर्टकट कीज काफी पूछी जाती हैं, है ना, तो ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और काफी सारी फुल फॉर्म्स, कम से कम 2-3 फुल फॉर्म्स आ जाती हैं, है ना। तो के फोन याद रखिएगा। केरल सरकार द्वारा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए जो सिस्टम, जो स्कीम लाई गई, दैट इज कॉल्ड के फोन, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। नेक्स्ट, which is today's most popular USB flash drive portable device? आज का सबसे लोकप्रिय यूएसबी फ्लैश ड्राइव पोर्टेबल डिवाइस कौन सी है या कौन सा है? सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी ड्राइव, पेन ड्राइव या ऑल ऑफ दीज? हमने देखा क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव कहें या फ्लैश मेमोरी कहें, किसने बनाया फ्लैश मेमोरी या फ्लैश ड्राइव का कॉन्सेप्ट? फ्यूजियो मैसियोको। मिस्टर फ्यूजियो मैसियोको इज नोन एज दी फाउंडर ऑफ फ्लैश ड्राइव या फ्लैश मेमोरी। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फ्लैश ड्राइव या फ्लैश मेमोरी में 3 मेमोरीज आती हैं, 3 डिवाइसेस आती हैं, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसएसडी। तो यहां पर हमें मिल रहा है साफ साफ पेन ड्राइव, जो कि हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट, इन अ डीबीएमएस the content and location of data is identified by। very famous question। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यानी डीबीएमएस में डेटा की सामग्री और स्थान की पहचान किसके द्वारा की जाती है? जैसे मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपकी सिटी क्या है, ये सब क्या है, आपका आधार कार्ड क्या है, जो मैं पूछ रहा हूं वो डेटा है। और जो आप मुझे बता रहे हैं सर मेरा नाम XYZ है, सर मेरा एड्रेस ब्ला 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 एंड सो ऑन है, इसका मतलब जो आप बता रहे हैं वो है डेटा का डेटा, यानी डेटा अबाउट डेटा। और कंप्यूटर में डेटाबेस में डेटा अबाउट डेटा को क्या बोलते हैं? मेटा डेटा। तो क्या हो गया इसका आंसर बेटा? मेटा डेटा, यानी सेकेंड इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? इन अ डीबीएमएस द कंटेंट एंड लोकेशन ऑफ डेटा इज आइडेंटिफाइड बाय। डीबीएमएस में डेटा की सामग्री मतलब नेम, जो आपने नेम बताया वो क्या है? सामग्री। और डेटा क्या है? नेम। हमने कहा एड्रेस, और जो आपने एड्रेस बताया वो क्या है? सामग्री। समझ में आया? तो यानी ये क्या है? डेटा का डेटा यानी मेटा डेटा, दैट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट अ फाइल परमानेंटली इन विंडोज? विंडोज में किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? वेरी इजी। आप जानते हैं कि परमानेंट अगर हमें किसी भी फाइल को डिलीट करनी है विंडोज में से,
तो हम शिफ्ट के साथ डिलीट दबा देते हैं और शिफ्ट के साथ डिलीट दबाने पर वो फाइल रिसाइकिल बिन में ना जाकर स्वाहा हो जाती है, यानी रिसाइकिल बिन में नहीं जाती। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड शिफ्ट प्लस डिलीट। क्या ये फाइल रिकवर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है ना, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी आप डिलीट करते हैं वो परमानेंट डिलीट नहीं होता। कई सारे सॉफ्टवेयर्स की मदद से, कई टेक्निक की मदद से वो सभी फाइल्स को दोबारा से कंपैक्ट किया जाता है ना। आप जानते हैं ट्रैक और सेक्टर से उन फाइल्स को बिट्स के फॉर्म में, बाइनरीज के फॉर्म में रिट्रीव कर लिया जाता है। कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो मोबाइल फोन में अगर आपने कुछ भी डिलीट किया है या आपने कंप्यूटर में कुछ भी डिलीट किया है तो उसको जब चाहें तब रिकवर किया जा सकता है ना। चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे कुछ भी हो, परमानेंट डिलीट कुछ भी नहीं होता, सब कुछ रिकवर किया जा सकता है ना। परेशान मत होइए, ऐसा क्या आपने किया जो आप परेशान हो रहे हैं, है ना। तो आपने कुछ ऐसा नहीं किया, किया है क्या? नहीं ना। चलो, तो शिफ्ट प्लस डिलीट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों कार्यों पर कार्य करता है? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ट्रैकबॉल या कम्युनिकेशन डिवाइसेस? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है भाई जरा सुनो, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है? जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। कीबोर्ड सिर्फ इनपुट है, माउस सिर्फ इनपुट है, सीपीयू ना इनपुट है ना आउटपुट है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल, ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ये इनपुट भी लेती है और आउटपुट भी देती है। इसका मतलब ये जो मॉडम है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये दोनों परफॉर्म करते हैं इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आएगा जरूर, याद रखिएगा। दैट इज कम्युनिकेशन डिवाइस। एग्जाम्पल के तौर पर कम्युनिकेशन डिवाइस का जो एग्जाम्पल है वो क्या है गाइस? मॉडम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ चैट जीपीटी इज, देखो चैट जीपीटी से क्वेश्चन आईबीपीएस और आरबीपीओ में भी आ चुका है, भले ही जीए में आया कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। देखो जीए में भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये तो सब करंट ट्रेंडिंग है ना। चैट जीपीटी वहां भी पूछा जा सकता है, कंप्यूटर में तो पूछा जा ही सकता है। तो बताइए, चैट जीपीटी के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ओपन एआई कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया जो चैटबॉट है ना, वो है चैट जीपीटी। मुझे बताइए किसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसकी आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? ये रहे ऑप्शंस, पढ़िए और बताइए फटाफट। ढूंढ लिया आंसर? क्या होगा? www.chatgpt.com। गलत जवाब। द करेक्ट आंसर इज www.openai.com। ये openai.com के थ्रू हम चैट जीपीटी को एक्सेस करते हैं। दैट इज द ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट। नेक्स्ट, डैश इज अ सिग्नल एमिटेड बाय अ डिवाइस attached to a computer or from a program within the computer। डैश कंप्यूटर से जुड़े किसी उपकरण या कंप्यूटर के भीतर किसी प्रोग्राम से उत्सर्जित होने वाला सिग्नल है। डैश इज अ सिग्नल, सिग्नल है एमिटेड बाय अ डिवाइस, जिसको एमिट करती है डिवाइस, अटैच टू अ कंप्यूटर टू और फ्रॉम अ प्रोग्राम विद इन अ कंप्यूटर। कितना आसान, सीमोस, बायोस, फर्मवेयर, पोस्ट या इंटरप्ट। हम जानते हैं अगर हमारा लैपटॉप या मोबाइल चार्जिंग से कनेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? अगर उसकी चार्जिंग कम हो जाएगी तो क्या होगा? मैसेज आएगा कि कनेक्ट कर लो चार्जर से, और ये जो मैसेज आया है कि बैटरी इज अबाउट टू डाई, बैटरी मरने वाली है, आप भी ना मर जाएं साथ में कहीं उसको देखकर, है ना। मोबाइल अगर चला गया, बैटरी चली गई तो हार्ट अटैक आ सकता है ना कई बार। तो दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। इसलिए कंप्यूटर आपको भेजता है एक इंटरप्ट कि 20% बैटरी रह गई है, फटाफट इसको चार्जिंग से लगा लो ताकि आपकी दिल की धड़कनें जो कम होने वाली हैं वो ना हो और बची रहे, है ना। दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। समझ में आ गया? इंटरप्ट दो तरीके के होते हैं, एक हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है।
हार्डवेयर इंटरप्ट का मतलब कई बार आपका हार्डवेयर जो है वो क्या होने वाला होता है, करप्ट होने वाला होता है। हार्डवेयर आपका सपोर्ट नहीं करता है सॉफ्टवेयर को, तो एक कई बार मैसेज आता है कि हार्डवेयर इंटरप्ट है ये, और आप अपने कंप्यूटर की रैम को बदल लें या कंप्यूटर की सीमॉस को बदल लें, तो या मदरबोर्ड आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए जो इंटरप्ट आता है दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का मतलब यही जो मैंने अभी आपको बताया कि एक मैसेज आ गया आपके स्क्रीन पर, आपने चार्जिंग से कनेक्ट किया और चार्ज कर लिया, है ना, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड 365? एमएस वर्ड 365 में या किसी भी वर्जन में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए, ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी की मदद से आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर पाएंगे और फॉन्ट के साइज, फॉन्ट के कलर, फॉन्ट के फेस सबको बदल पाएंगे। दैट इज विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल डी। क्वेश्चन नंबर 40, अंडर विच टैब इज द वाटरमार्क बटन अवेलेबल इन एमएस वर्ड 2016? एमएस वर्ड 2016 में वाटरमार्क बटन किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध है? जैसे कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटरमार्क लगाने से क्या होता है ना, या कॉपीराइट को शो करने के लिए किसका यूज किया जाता है, या कॉपीराइट प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आंसर क्या था? वाटरमार्क का। या वाटरमार्क का यूज किस लिए करते हैं? तो आंसर है कॉपीराइट प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि वाटरमार्क जो है वो किस टैब में आपको देखने को मिलता है? होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज सेटअप या रेफरेंसेस? करेक्ट आंसर होगा डिजाइन। डिजाइन के अंदर आपको मिल जाएगा क्या गाइस? दैट इज व्हाट यू कॉल्ड वाटरमार्क। आपको यहां पर सिर्फ वाटरमार्क नहीं मिलेगा, आपको यहां पर वाटरमार्क भी मिलेगा, पेज कलर भी मिलेगा, पेज बॉर्डर भी मिलेगा। आप वाटरमार्क भी सेट कर सकते हैं, पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं, पेज का बॉर्डर भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन याद रखिएगा। पेज बैकग्राउंड कहां मिलेगा गाइस? डिजाइन के टैब के अंदर। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारे बेस्ट 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि यहां से आपको काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहिएगा। कई बार दिन में रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। क्वेश्चन हम करवा भी देंगे और अगर आप उसको एग्जाम में रिवाइज नहीं करके जाएंगे ना तो आप भूल जाएंगे। इसलिए नोट डाउन जरूर करते रहें एक जगह पर, जिससे कि एग्जामिनेशन में जाने से पहले सुबह उठकर एक बार फटाफट आपने पढ़ लिया कि हाँ सर ने ये बताया था, ये बताया था। एक बार फटाफट से रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट बनती है। क्वेश्चन ऑफ द डे, दो क्वेश्चन बैक टू बैक मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। इन दोनों के आंसर्स बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन्स द सेव एज ऑप्शन इन एमएस वर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में सेव एज विकल्प खोलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेव एज के लिए किस फंक्शन की का यूज होता है? F9, F8, F10, F12 या G6? किसका यूज होता है गाइस? बताइएगा। द डिफॉल्ट जूम लेवल इन एमएस वर्ड, ये जूम लेवल भी बड़ा पूछा गया है एग्जाम में। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट जूम स्तर क्या है? हम जानते हैं एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी के केस में जो बाय डिफॉल्ट जूम लेवल है वो सिमिलर है, एक ही है। वर्ड में भी एक ही है, एक्सेल में भी यही है, पावर पॉइंट में भी यही है, लेकिन ये यही क्या है? ये जरा आप बताइएगा। 10%, 400%, 500, 255% या 100%? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? तो आई होप कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि मैं हर बार वादा करता हूं कि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ कंप्यूटर में क्वालिफाई करना नहीं, क्योंकि कंपटीशन के दौर में कंप्यूटर सिर्फ क्वालिफाई करके मिलेगा नहीं, कुछ जॉब नहीं मिलेगी। कंप्यूटर में मैक्सिमम स्कोर करना होगा, क्योंकि कैंडिडेट्स 40 में से 36 प्लस क्वेश्चंस को सही करते हैं और कंप्यूटर क्लर्क में तो 40 में 40 भी सही करते हैं। तो आप भी सही करेंगे
यही हमारा मकसद है। पढ़ाएंगे वही जो एग्जाम में आएगा, ये गारंटी हमारी है। बस याद आपको रखना है, तो पढ़ा हुआ याद आपको रखना है, बस ये संभाल लीजिएगा, क्वेश्चन मैं संभाल लूंगा। ठीक है, वादा रहा कि बढ़िया स्कोर करेंगे। तो आज था डे 1, इसके बाद डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, इस तरीके से हम लोग इस सेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। बाकी अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर का कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा और फिर वहां पर आप डीपली पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज हर एक टॉपिक को, एमसीक्यू वाइज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ब्ला 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 एंड सो ऑन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट अगर आपको लगा हो इस सेशन में, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा गाइस, है ना। बाकी मिलते हैं एक बार फिर से कल के सेशन में बेस्ट 40 क्वेश्चंस के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।